हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन कैसे होता है, इसका एनर्जेटिक्स एस्पेक्ट हम समझेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे आरेनियस इक्वेशन को कि आरेनियस इक्वेशन क्या होती है, कैसे आती है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, और एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, बहुत ही प्यारा सवाल है जे एडवांस 2016 का। चर्चा शुरू करते हैं कोलिजन थ्योरी के ऊपर। तो कोलिजन थ्योरी क्या है मेरे बच्चों? कोलिजन थ्योरी के जो जनक माने जाते हैं वो मैक्स स्ट्रेट एंड विलियम लुइस माने जाते हैं। ये हमें एनर्जीज का या रिएक्शंस का कौन सा एस्पेक्ट देती है? एनर्जेटिक्स एस्पेक्ट देती है और मैकेनिस्टिक्स एस्पेक्ट हमें देती है। किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है केटीजी पर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टकराते हैं और उनके अंदर क्या होता है? कोलिजन होता है और उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के टकराएंगे तो क्या बनेगा? संभावना है प्रोडक्ट बनने की। द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इन द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ध्यान सुनिएगा, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, पर सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या है हमारे पास? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पर क्या हर एक कोलिजन क्या केमिकल चेंजेस लाता है? क्या नहीं, हर एक कोलिजन केमिकल चेंजेस नहीं लाता। वही लाइन लिखी हुई देखिए, एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग केमिकल चेंज, द कोलिजन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिव कोलिजन्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर प्रोडक्ट बनने की संभावना है मेरे बच्चों, वो कौन सा कोलिजन है? वो आपका इफेक्टिव कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है? इफेक्टिव कोलिजन। और एक इफेक्टिव कोलिजन तभी माना जाएगा जब वो कुछ बाधाओं को क्लियर करेगा। फॉलोइंग बैरियर्स टू बी क्लियर। दो तरह की बाधाएं हैं हमारे पास। पहली बाधा है एनर्जी बैरियर, दूसरी बाधा है ओरिएंटेशन बैरियर। चलिए एक एक कर बात करना शुरू करते हैं। ये देखिए, इनइफेक्टिव कोलिजन कुछ भी नहीं होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से टकराएंगे, दूर चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा। पर इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होती है? जहां पर आपके चेंजेस आपको दिखाई दे रहे, देखो कुछ बना, मिक्सिंग हुई, कुछ बना, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन्स के अंदर आपके प्रोडक्ट्स बनने की संभावनाएं हैं। इनइफेक्टिव कोलिजन के अंदर कुछ भी नहीं बनता। इनइफेक्टिव कोलिजन के अंदर आपका कुछ भी नहीं बनता मेरे बच्चों, ठीक है। कोई चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं आता। पर आपका इफेक्टिव कोलिजन के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं। पर सर क्या कोलिजन इफेक्टिव होना ही एक मापदंड है? क्या कोलिजन इफेक्टिव होना ही एक पैमाना है हमारे पास? नहीं, एक पैमाना और है हमारे पास, एनर्जी बैरियर। चलिए बहुत आसानी से समझाऊंगा, इस एनिमेशन को बहुत अच्छे से देखना। दो बॉल्स जा रही हैं, ठीक है, एक क्लियर कर गई, एक क्लियर नहीं कर पाई। चलिए समझते हैं इसको। ये मेरी बच्चों में मान लेता हूं ये मेरी रिएक्टेंट साइड है। कौन सी साइड है ये? और ये बच्चों मेरी प्रोडक्ट साइड है। ध्यान से देखिएगा, रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो थी, इतनी हाइट के बराबर। मैं हाइट को एनर्जी से रिलेट कर रहा हूं, इतनी हाइट के बराबर एनर्जी थी। और टोटल कितनी एनर्जी चाहिए थी? इतनी एनर्जी। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा दे देता, इतनी एनर्जी अगर मैं इसको एक्स्ट्रा देता तो ये पार कर जाता, ये वाला रिएक्टेंट का ये वाला मॉलिक्यूल जो पार नहीं कर पाया है, पार कर जाता, क्रॉस कर जाता एनर्जी बैरियर को। पर क्या उसके पास वो एनर्जी थी? नहीं थी तो नहीं पार कर पाया, इसके पास थी तो पार कर गया। टोटल कितनी थी? टोटल अगर इसको, इस वाले को टोटल कितनी एनर्जी चाहिए थी? टोटल इस हाइट के बराबर एनर्जी चाहिए थी, टोटल इस हाइट के बराबर एनर्जी चाहिए थी। हाइट को अपन एनर्जी से रिलेट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने यहां पर रिलेट कर लिया तो सारी डेफिनेशंस आपके लिए आसान हो जाएंगी कि रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ एनर्जी थी, कुछ हाइट के बराबर एनर्जी थी। अगर इसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती तो ये पार कर जाता। और टोटल कितनी चाहिए थी? टोटल इस हाइट के बराबर एनर्जी चाहिए थी प्रोडक्ट बनाने के लिए। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? हाइट को एनर्जी से कैसे रिलेट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना और सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेफिनेशन बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे तुम लोग अगर तुमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि सर रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ एनर्जी थी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी अगर आप इसको ये वाली एनर्जी दे देते ना, ये वाली एनर्जी दे देते, ये वाली एनर्जी दे देते तो ये क्रॉस कर जाता, ठीक है। टोटल कितनी चाहिए थी सर? रिएक्टेंट प्लस ये वाली एनर्जी, इसको टोटल एनर्जी चाहिए थी रिएक्टेंट को पार कराने के लिए। ये मेरा क्या है? ये मेरा बैरियर है। इस बैरियर को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की साइड की तरफ जाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अगर आपने यहां पर इस बात को समझा है तो आप डेफिनेशंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए चर्चा करना शुरू करता हूं। एनर्जी बैरियर क्या है? ध्यान सुनिएगा, एक मॉलिक्यूल पार करा, एक मॉलिक्यूल नहीं कर पाया। क्या, क्यों नहीं कर पाया सर? वो उसके पास सर कम एनर्जी थी। कम एनर्जी थी तो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? चर्चा करते हैं। एनर्जी बैरियर की एट अ गिवन टेम्परेचर,
At a given temperature, there exists a dynamic equilibrium between active and passive molecules. एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एनर्जी बैरियर से ज्यादा एनर्जी हो जाती है, मतलब जो पार कर पा रहे हैं एनर्जी बैरियर को। पैसिव मॉलिक्यूल्स जो पार नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं पार कर पा रहे हैं सर? एनर्जी कम है। एनर्जी क्या है? एनर्जी कम है। तो सर एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे सर? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव मॉलिक्यूल्स बीइंग एंडोथर्मिक, मतलब जो इन मॉलिक्यूल्स के पास आपके पास एनर्जी कम है मेरे बच्चों, उनको आप एनर्जी देते हो, और एनर्जी जब भी देते हो तो कौन सा प्रोसेस होता है? वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड हेंस इंक्रीज द रिएक्शन, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे पैसिव मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी और वो किस में कन्वर्ट होंगे? वो एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, मतलब उनके पास क्षमताएं बढ़ती जाएंगी एनर्जी बैरियर को पास करने की। और ये प्रोसेस कैसा होगा मेरे बच्चों? ये प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया बात है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सर याद करो, रिएक्टेंट के पास अपना कुछ हाइट था और कुछ एक्स्ट्रा हाइट या एनर्जी उसको चाहिए थी जिससे वो क्रॉस कर जाता। याद करो, याद करो प्रीवियस एनिमेशन कि द मिनिमम अमाउंट, ध्यान से तुम ना डेफिनेशन पढ़ रहा हूं वापस से, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ईए। मतलब सर रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ एनर्जी तो है, अगर आप उसको एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी दे दो जिससे वो क्रॉस कर जाए एनर्जी बैरियर को, मिनिमम अमाउंट में वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी बैरियर क्रॉस करने में हेल्प करेगी, वो कौन सी एनर्जी है? वो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था ना हाइट को जो समझ लेगा ना, वो एक्स्ट्रा हाइट या वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए, वो कौन सी एनर्जी है? वो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है मेरे बच्चों। वो कौन सी एनर्जी है? मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है। अच्छा, एक टोटल हाइट याद करो, मैंने बोला था इतनी टोटल हाइट है तो इतनी टोटल एनर्जी चाहिए। देखो यहां पर द मिनिमम अमाउंट ऑफ, देखो यहां पर देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट एनर्जी विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस टू मेक द केमिकल रिएक्शन अकर इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो टोटल हाइट थी आपकी, जो टोटल हाइट थी आपकी, वो कौन सी हाइट थी? टोटल हाइट याद करो, टोटल हाइट मतलब टोटल एनर्जी, कौन सी हाइट थी? थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। अगर आपने वहां पर हाइट्स को समझा तो आपका फंडा क्लियर होगा, सीधी सीधी डेफिनेशन खुद से बना सकते हो, ठीक है ना? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन दैट थ्रेशोल्ड आर कॉल्ड एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बोला था ना, देखो जो मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी वो क्रॉस कर सकता है एनर्जी बैरियर को, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एनर्जी रखता है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कौन सा मॉलिक्यूल है? वो एक्टिव मॉलिक्यूल है। और जिसके पास एनर्जी नहीं है, जिसके पास एनर्जी नहीं है या कम एनर्जी है या पार ही नहीं कर पा रहा, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, वो कौन सा मॉलिक्यूल है? वो मेरा पैसिव मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है मेरा? वो पैसिव मॉलिक्यूल है। बात समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है? आगे चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना, बात को सुनना। क्या हमारे पास एवरेज और एक्स्ट्रा एनर्जी, क्या कह रहे हैं सर आप? द एवरेज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड मस्ट एक्वायर। वापस से ईए की डेफिनेशन बना रहा हूं, वापस से ईए की डेफिनेशन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, खुद से सोच सकते हो, खुद से सोच सकते हो। मस्ट एक्वायर so that their mutual collision may lead to breaking of bond and hence energy is known as energy of activation। क्या है सर? बहुत साधारण बात है। यहां देखो, एक ना मैं तुम्हें अभी ग्राफ दिखाता हूं, पहले आगे समझाऊंगा। ये ग्राफ है, हल्का सा देख लो यहां पे। इतनी टोटल एनर्जी चाहिए, ग्राफ नंबर 1 बोल देता हूं इसको, यहां रिएक्टेंट लिख देता हूं, यहां प्रोडक्ट लिख दो, आगे आएगा ये इसके पास पहले से है, और ये वाली जो चाहिए ना, ये वाली, ये एक्स्ट्रा चाहिए। जो ये एनर्जी नंबर 2 है, ये रिएक्टेंट के पास पहले से है, और ये एनर्जी नंबर जो 3 है, ये है। अभी के लिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो कि सर क्या कह रहे हो, मुझे एनर्जी नहीं समझ में आ रही। हाइट को जो समझेगा वो एनर्जी को समझेगा, हाइट को जो समझेगा वो एनर्जी को समझेगा। दिखाता हूं इसके अंदर और अच्छे से दिखाता हूं, और अच्छे से दिखाता हूं। तो सर रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ एनर्जी थी, एक्सेस में एनर्जी दे दोगे तो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाएगा। टोटल एनर्जी क्या थी? टोटल एब्सोल्यूट एनर्जी जो थी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। तो यहां से हम ईए का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ये होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जो होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्चुअल एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट होता है। बहुत आसानी से, अरे टोटल पता है सर, टोटल पता है, रिएक्टेंट की पता है, तो क्या ये नहीं निकाल लोगे? आसानी से निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? बहुत आसानी से निकाल लोगे। बहुत सिंपल है अगर आपने हाइट वाले फंडे को समझा है।
चलिए और बात करते हैं, एसेंस क्या है कोलिजन थ्योरी का। कोलिजन थ्योरी हमने बात कर ली, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, एसेंस क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है कोलिजन थ्योरी का। तो कोलिजन थ्योरी कहती है द एसेंस ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ द रिएक्शन रेट, देयर एग्जिस्ट एनर्जी बैरियर, देयर एग्जिस्ट एनर्जी बैरियर जो रिएक्शन को नहीं होने दे रहा है, तो वो मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने को क्या है, एलिजिबल है। द रिएक्शन पाथ बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स फॉर रिएक्शन टू अकर, क्या है, अगर रिएक्शन पाथ नहीं फॉलो कर रहे, एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं कर रहे तो कभी प्रोडक्ट नहीं बन सकते। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट क्लाइंब ओवर द टॉप ऑफ द बैरियर विच दे डू बाय कोलिजन। कैसे पार करते हैं एनर्जी बैरियर को, कोलिजन से। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी बैरियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ EA, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए थी ना क्लाइंब करने के लिए, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए थी क्लाइंब करने के लिए, वो एनर्जी कौन सी थी, वो एनर्जी थी तुम्हारी EA। बोला था, याद करो, बोला था। कैन बी अंडरस्टूड बाय फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम दिखाता हूं, एक बहुत बेसिक सा डायग्राम है, मैंने कहा था डायग्राम दिखाता हूं, एक बार डायग्राम को ऑब्जर्व करो। ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, डायग्राम को ऑब्जर्व करो। देखो रिएक्टेंट के पास कुछ अपनी एनर्जी है, यहां पे डैश 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 डैश, ये रिएक्टेंट के पास कुछ अपनी एनर्जी है। रिएक्टेंट को इतनी EA1 जो हाइट है, देखो यहां पे लिख ही रखा है इसने, EA1 जो हाइट है, EA1 जो हाइट है उसके बराबर इसको एनर्जी चाहिए, उसके बराबर इसको क्या चाहिए, ये रिएक्टेंट की एनर्जी पहले से थी, ठीक है ना, EA1 इसको चाहिए ताकि ये क्या कर पाए, एनर्जी बैरियर क्रॉस कर पाए, एनर्जी बैरियर क्या कर पाए, क्रॉस कर पाए। और EA1 प्लस देखो रिएक्टेंट की एनर्जी, मैं ये वाली एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगी, दिख रही है बात, क्लियर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगी। और देखो ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ आना हो तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास EA2 है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी है, ठीक है। और डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, डेल्टा एच क्या होता है बच्चों आपके पास, EA फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस EA बैकवर्ड रिएक्शन। बोलिए बात समझ में आती है क्या, बहुत आसान बात है, क्या डेल्टा एच लिखना आता है, टोटल एनर्जी देखनी आ रही है, ये वाली जो टोटल एनर्जी होगी ना, ये वाली टोटल एनर्जी, ये जो मैं यहां पे लाइन खींचिए बना रहा हूं, एक सेकंड रुको, डिफरेंट पेन से ले लेते हैं इसको, ये वाली जो टोटल एनर्जी है ये आपकी कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्लियरली पिक्चर दिखनी चाहिए, क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि कौन सी एनर्जी क्या है, सवाल 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। चलिए डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन है, EA1 आपकी एनर्जी है फॉरवर्ड डायरेक्शन की, और EA2 क्या है आपके पास, एनर्जी है बैकवर्ड डायरेक्शन की। क्या बात समझ में आती है मेरे बच्चों, क्या बात समझ में आती है, क्या ग्राफ समझ में आता है आपको, क्या ग्राफ की हाइट्स डायरेक्शंस आपको समझ में आ रही हैं, बहुत आसान ग्राफ है, बहुत इजीली आप देख सकते हैं इसको। चलो एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का बताओ सर, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट कब ऊपर आएगा कब नीचे आएगा, कई बार सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। यहां देखिए कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, लेस देन 0 होता है, HP माइनस HR क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये क्या बताता है कि सर जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो कम होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से। देखो रिएक्टेंट ऊपर आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाइट दिख रही है, एनर्जी बैरियर दिख रहा है, क्या ये वाली हाइट मेरे बच्चों आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी दिख रही है, अगर मैं EA प्लस ये वाली हाइट जोड़ दूं, रिएक्टेंट की ये वाली हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट जोड़ दूं मैं, तो क्या आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी दिख रही है, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी दिख रही है, ये वाली पूरी हाइट, समझ गए, समझ गए बात को। चलिए जरा मुझे यहां बताना सर, यहां पर प्रोडक्ट ऊपर आया कैसे पता चला, सर किसके लिए बात कर रहे हो, एक्सोथर्मिक के लिए बात कर रहे हो, किसके लिए बात कर रहे हो, एंडोथर्मिक के लिए बात कर रहे हो, किसके लिए बात कर रहे हो, एंडोथर्मिक के लिए बात कर रहे हो। तो यहां पर देखो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, तो यहां पर HP माइनस HR ग्रेटर देन 0, यानी ये HP क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास HR, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी जो होगी ज्यादा होगी। देखो ग्राफ में भी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है ग्राफ में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, बहुत बढ़िया बात है। कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार आपको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओरिएंटेशन बैरियर, सर एनर्जी बैरियर की तो बात कर ली कि जो एनर्जी बैरियर क्लाइंब कर लेगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, पर क्या सिर्फ एनर्जी चाहिए क्या, नहीं, एनर्जी के साथ साथ हमारे पास एक और बाधा है जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। क्या है ओरिएंटेशन, बहुत सिंपल सी बात, बहुत साधारण सी बात है कि एनर्जी अलोन डज नॉट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कोलिजन, द रिएक्शन मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन टू कोलिजन बी इफेक्टिव। देखो दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के पास सेम अमाउंट में एनर्जी है जो कोलिजन के लिए चाहिए, जो एनर्जी बैरियर को क्लाइंब करने के लिए चाहिए, पर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग है। क्या ये कभी प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे, कभी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएंगे, कभी भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक लाइन ऑफ कोलिजन होती है, एक लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है जिसके अलोंग में आपका कोलिजन होना चाहिए कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए, ठीक है। देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ये देखिए एक हेड ऑन कोलिजन है, एक इफेक्टिव कोलिजन होती है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन एक इफेक्टिव कोलिजन है आपके। देखिए यहां पर मैं हल्का सा पेन चेंज कर लेता हूं,
यहां पर आपके पास A2 मॉलिक्यूल था, ये आपका B2 मॉलिक्यूल था, दोनों टकराए, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, आपके प्रोडक्ट बन गए। देखो ए हाईएस्ट एनर्जी होती है इस ट्रांजिशन स्टेट की, समझ रहे हो बात को। तो कोलिजन कैसा होगा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोलिजन एनर्जी है और कोलिजन ही इफेक्टिव नहीं है तो वो प्रोडक्ट कभी नहीं बना सकता। तो हेड ऑन कोलिजन इज एन इफेक्टिव कोलिजन। बात समझ में आती है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ये देखिए ए और बी थे, आपस में एक दूसरे के पास आए, ट्रांजिशन स्टेट बनी और प्रोडक्ट बन गए। सर ओरिएंटेशन ठीक था, ओरिएंटेशन ठीक था। अगर रैंडम डायरेक्शन से मॉलिक्यूल आते, कहीं से भी आ रहे हैं, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, क्या ये कोलिजन कभी इफेक्टिव हो सकती है? कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती कोलिजन। ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे देखो एक ओब्लिक कोलिजन है, ये कैसी कोलिजन है? एक ओब्लिक कोलिजन है। ये आपके पास, रुको, ये A2 मॉलिक्यूल था, ये आपके पास A2 था, ये B2 था, टकराए आपके, कोलिजन इफेक्टिव नहीं थी, एनर्जी थी, कोलिजन इफेक्टिव नहीं थी, तो देखो कोई रिएक्शन नहीं हुई, नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ये ए निकल गया साइड से, ये बी निकल गया, कोई प्रोडक्ट आपका नहीं बना, कोई भी प्रोडक्ट आपका नहीं बना, जो ये बता रहा है कि सर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है आपकी, कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। कोलिजन कैसी है? ओब्लिक कोलिजन है, जहां पर आपकी कोलिजन की इफेक्टिवनेस नहीं है, जहां पर आपकी कोलिजन की इफेक्टिवनेस नहीं है तो वहां पर प्रोडक्ट नहीं बना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आर्हेनियस इक्वेशन पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो आर्हेनियस इक्वेशन पर चर्चा करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि e की पावर माइनस EA/RT क्या बताता है? रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू EA, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू EA है, ये बताता है। और ये रेट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो रेट कांस्टेंट हटेगा, कांस्टेंट हटेगा तो आपके पास एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं A is an pre-exponential factor. Dependence of rate of temperature is due to the dependence of K on temperature. मतलब जो हमारा K है, जो रेट कांस्टेंट है, वो हमारा सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और A हमारा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। अब ध्यान से सुनना, A पर चर्चा करता हूं। A आपका कुछ भी नहीं है, A आपका Z इंटू P है। अब सर ये Z इंटू P क्या है? Z आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड P इज प्रोबेबिलिटी कि सर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं इनटू वो मॉलिक्यूल्स या उन मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी जो आपकी कोलिजन इफेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, सारे कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होते हैं। तो कितने कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे? हमारे पास P प्रोबेबिलिटी फैक्टर है और Z क्या है हमारे पास? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। Z क्या है हमारे पास? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आनी चाहिए कि A क्या डिनोट करता है? A इज आवर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर विच इज इक्वल टू Z इंटू P। Z इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड P इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब ध्यान सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, यही थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, इससे मैं आपको दिखाऊंगा। अब एक एडवांस का सवाल दिखाऊंगा। ए हमारे पास एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ऑफ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर रिप्रेजेंटिंग कोलिजन टेकिंग प्लेस विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन से जिनकी कोलिजन हो रही है और जिनके पास एनर्जीज हैं इन एंड EA आर अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। मतलब A और EA टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। A और EA आपकी बहुत टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन की कैलकुलेशन करें तो अपन लॉग ले सकते हैं। यहां पर आपके पास नेचुरल लॉग है, इसको मैंने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया है, तो ये लॉग के माइनस EA/2.303 RT प्लस लॉग ए आ जाएगा। अगर मैं इसके ग्राफ जैसे जैसे T इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, K को अप्रोच करेगा, ध्यान सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। T आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे K की वैल्यू किसके बराबर होती जाएगी? A के बराबर होती जाएगी। तो यूनिट ऑफ K जो होगी यूनिट ऑफ A के बराबर होगी। अगर मैं लॉग K वर्सेस 1/T का ग्राफ खींचूं तो ये जो है ये स्लोप मेरी क्या है? ये स्लोप मेरी लॉग A है, या ये मेरा स्लोप क्या है? सॉरी, ये स्लोप मेरी EA/2.303R है। स्लोप याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये स्लोप क्या है मेरी? ये स्लोप मेरी है EA माइनस EA/2.303R, और ये इंटरसेक्ट क्या है मेरा? ये वाला इंटरसेक्ट जो है ये मेरा लॉग A, ठीक है। ये मेरा इंटरसेप्ट क्या है? ये मेरा लॉग A है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ की। EA की वैल्यू आप रख सकते हैं। अगर आप कैलोरी मोल में रखेंगे तो आपकी वैल्यू R की वैल्यू आपको कैलोरी मोल में रखनी पड़ेगी, जब ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। अगर आप जूल मोल में रखेंगे तो R की वैल्यू जूल मोल में। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, रेट कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। रिएक्शन हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन क्या इंक्रीज करती है मेरे बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द आर्हेनियस कांस्टेंट। वो भी कब? T इज इक्वल टू जैसे जैसे T इंफिनिटी को अप्रोच करेगा
एट इंफिनिटी टेम्परेचर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है और सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हो रहे होते हैं इंफिनिटी टेम्परेचर पर आपकी सारी टक्करें इफेक्टिव टक्करें बन जाती हैं। इंफिनिटी टेम्परेचर पर सोचो सारी टक्करें होने लगेंगी, सारे मॉलिक्यूल्स आपके क्या होने लगेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो हम यहां से अगर मैं डिफरेंट टेम्परेचर पर बात करूं, जैसे k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो अगर यहां से लॉग ले लूं और एक टेम्परेचर T1 में रेट कांस्टेंट K1 डिफाइन करूं और एक टेम्परेचर T2 में रेट कांस्टेंट K2 डिफाइन करूं, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर बना सकता हूं कंपेयर करने के लिए K2 और K1, T1 और T2 में एक सिंपल सा रिलेशन में बनाकर दे सकता हूं इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से। ln K2 by K1 इज इक्वल टू EA by R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मेंस में कई बार डायरेक्ट सवाल आते हैं, EA कैलकुलेट करवा लेता है आपसे, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये रहा हमारे पास बहुत अच्छा सा सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़िए, जे एडवांस 2016 का सवाल है। सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू द आर्रीनियस इक्वेशन, चलिए सर आर्रीनियस इक्वेशन लिखिए, ठीक है, आर्रीनियस इक्वेशन लिख लिया। अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी इंप्लाइज यूजुअली फास्ट रिएक्शन। नहीं बच्चों, जितना बड़ा बैरियर उतना स्लो रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, मैं बैरियर को बड़ा करते जाता हूं और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जितना बड़ा बैरियर उतनी एनर्जी की क्या आपकी रिक्वायरमेंट, जितना बड़ा बैरियर उतनी एनर्जी की क्या आपकी रिक्वायरमेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन मेरा जो है गलत है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद द टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद द टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन हुज एनर्जी एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बात है ये। K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी इंप्लाई कर रहा है कि सर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और ये क्यों हो रहा है, कोलिजन बढ़ रहे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। अब देखो यहां पर, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। जितना हायर मैग्नीट्यूड उतनी क्या स्लो रिएक्शन, और उस स्लो रिएक्शन पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उनको इंक्रीज करना है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उतनी ज्यादा क्या डिपेंडेंस। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला देखिएगा, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज मेजर ऑफ द रेट एट विच कोलिजन अकर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर टेम्परेचर। जो बेटा ए होता है ना, वो क्या होता है, Z इंटू पी होता है, और Z इंटू पी एन स्पेसिफिक नेचर है कोलिजन का। और ध्यान दीजिएगा, मैंने एक नोट भी लिखवाया था आपको कि जो ए है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे करेक्ट आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, सी एंड डी। थैंक यू। आई होप आपने कोलिजन थ्योरी के पूरे एस्पेक्ट्स को समझा होगा, उसको जाना होगा कि कौन कौन सी बाधाएं हमने पार करी।